मैथ लेसन 14 नेम ऑफ लेसन स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का पार्ट फर्स्ट के बारे में सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत जैसा कि बताया जा रहा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका माध्य कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि दिए हुए प्रेक्षणों का जो माध्य होता है यानी हमारे पास कुछ प्रेक्षण दिए जाएं और उनका जो माध्य होगा यानी मीन होगा उसको हम एवरेज कह सकते हैं। तो एवरेज जो होगा जो माध्य जो होगा वो सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को यानी जितने भी हम लोगों ने प्रेक्षण किए और उन प्रेक्षण के दौरान जो भी मान प्राप्त किए उन समस्त मानों का हम एडिशन कर लेंगे और उसके बाद प्रेक्षणों की कुल संख्या के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो समस्त प्रेक्षणों का माध्य कहलाएगा। अब जैसे कि यहां पर बोला गया कि यदि प्रेक्षणों यानी x1 एक प्रेक्षण लिया, अगली बार में x2 प्रेक्षण, ऐसे ही हमने xn तक प्रेक्षण किए और जिनकी बारंबारताएं क्रमशः दी गई है f1, f2 और nवें वाले प्रेक्षण के लिए बारंबारता fn। तो बारंबारता जो बेसिकली टर्म है या जो भी फ्रीक्वेंसी के बारे में यहां पे लिखा गया है ये होता क्या है, जैसे कि हमने प्रेक्षण x1 किया और इस x1 प्रेक्षण को जब हमने किया तो हमने पाया कि जो फ्रीक्वेंसी उसकी f1 है यानी वो जो टर्म है x1 वाला वो कितनी बार उसमें मेंशन होता है या यूज होता है। जैसे सपोज हमने कोई माप को मापा और हमने उसमें पाया कि 5 जो है वो 4 टाइम्स हमें प्राप्त हुई, तो इसका मतलब है कि जो नंबर 5 है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो बारंबारता है वो 4 है। तो वही यहां पर है कि जो प्रेक्षण x1 है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है वो f1 है, x2 प्रेक्षण के लिए f2 है, यानी कि वो जो प्रेक्षण है वो कितनी बार उसमें यूज हुआ है। तो वही यहां पे लिखा गया है कि इसका अर्थ होता है कि प्रेक्षण x1 f1 बार आता है, इसी प्रकार से प्रेक्षण x2 f2 बार आएगा, इसी प्रकार से प्रेक्षण जो xn होगा वो fn टाइम्स आएगा। अब हमें यहां पर माध्य अगर निकालना है, हमारे पास प्रेक्षण दिए गए और प्रेक्षण कौन कितनी बार आया है यानी उसकी बारंबारता भी हमें पता है। तो इसके लिए हम करते क्या है, जैसे अगर किसी भी माप के दौरान हम वैल्यू प्राप्त करते हैं कि 5 4 टाइम्स आया है, तो 5 4 टाइम्स आया है तो हम 5 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, या फिर 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी मान 20 आ जाएगा। तो यहां पर भी वही किया जाता है कि सभी प्रेक्षणों के मानों का योग, हमें प्रेक्षण पता हो गया साथ में हमें यह भी पता हो गया कि वो प्रेक्षण कितनी बार आया है। तो इसके लिए जितने भी प्रेक्षण किए थे उन समस्त प्रेक्षणों का जब हम योग करेंगे तो जो x1 वाला प्रेक्षण था f1 बार आया है, तुम क्या कर देंगे x1 की गुणा f1 के साथ कर देंगे। जैसे 5 अगर 4 टाइम्स आया है तो 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से x1 वाला जो प्रेक्षण है f1 टाइम्स आता है तो x1 की गुणा f1 से कर देंगे, प्लस कर देंगे x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3, ऐसे ही xn इंटू fn, क्योंकि nवें टाइम तक हमने प्रेक्षण किया है। तो इस प्रकार से सभी का हमने एडिशन किया तो जितने भी हमने प्रेक्षण किए थे उन समस्त प्रेक्षणों के मानों का योग पता हो गया। अब प्रेक्षण जो किए गए हैं वो कितनी बार किए गए यानी वो उनकी बारंबारताओं का योग होगा, और बारंबारताएं सभी की दी गई है कि x1 वाला f1 बार किया गया, x2 वाला f2 बार किया गया, ऐसे ही समस्त बारंबारताओं का एडिशन कर लिया गया। अब उसके बाद में हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्य बराबर हो जाएगा समस्त प्रेक्षणों के मानों का योग जो कि हर में लिखा गया है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, ऐसे ही लास्ट वाला जो nवा वाला टर्म fn xn अपान में कुल पदों की संख्या कहते हैं या फिर वो पद कितनी बार आया है यानी कि बारंबारताओं का योग। अगर हम बारंबारताओं का योग कर देंगे तो हमें वही प्रेक्षणों की कुल संख्या वो पता हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल पाते हैं। आगे इसी में कुछ अन्य चीजों के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि यहां पर इसको लिखने के प्रोसेस के बारे में बोला गया है कि उपरोक्त को संक्षिप्त रूप में यानी जो हमने ऊपर फार्मूला प्राप्त किया अगर उसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना हो क्योंकि वो एक प्रसारित फार्मूला, तो उसके लिए हम एक यूनानी अक्षर सिग्मा, इसको सिग्मा बुलाता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। और बेसिकली जो सिग्मा का अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है एडिशन, जोड़ना। अब उसी x बार को माध्य को लिखा गया
माद इज इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 और 1 to n, यानी जो ये आई है इस आई का मान 1 से n तक है। अगर हम n की जगह पर 5 रख देंगे तो हमें ये जानकारी देगा कि जो एडिशन किया गया है वो नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक, यानी 1 से 5 तक किया गया, यानी f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5, इसके आगे नहीं है, क्योंकि n जो है जो अपर एक तरीके से लिमिट है वो हमें यह बताता है कि कहां तक के टर्म्स का एडिशन किया गया है, उसमें जोड़ है। ऐसे ही नीचे वाले में भी हर को लिखा गया है बराबर 1 to n, क्योंकि जितने टर्म्स तक हम एडिशन करेंगे यानी उसी टर्म तक वो बारंबारताओं का भी हमें एडिशन करना पड़ेगा। बारंबारताओं का मतलब वो कितनी बार पद आया है उसमें, कुल मिलाकर ये पदों की संख्या ही होती है। और अगर इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना पड़े तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, और अपान में इसके लिखेंगे सिग्मा एफ आई। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब इस प्रकार से लिखेंगे तो इसमें हमें यहां पर बताना पड़ेगा कि जो आई का मान है वो 1 से, आई का जो मान है आई इज इक्वल टू 1 to n, आई जो है n 1 से लेकर के n तक बिलोंगिंग है, n तक जाएगा आई का जो मान होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट प्रॉब्लम दी गई है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए। यानी कि एक स्कूल है जिसमें कि कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी है, तो हमें इसमें 2 पंक्तियां दिख रही हैं और बाकी कॉलम दिख रहे हैं। तो 2 पंक्तियां जो है रो है, एक रो में लिखा गया प्राप्तांक और दूसरी रो में लिखा गया है विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या में जैसा कि लिखा गया 1 फिर 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1, तो इस प्रकार से समस्त संख्याओं का ऐड कर देंगे तो ये संख्या हमें 30 प्राप्त होगी। ये विद्यार्थी 30 है और ये कक्षा 10 की विद्यार्थी है। तो मैथ के पेपर में 100 में से अलग अलग नंबर्स प्राप्त किए गए विद्यार्थियों के द्वारा। तो जो 10 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है वो 1 है, यानी एक ऐसा विद्यार्थी है 30 में जिसने कि सिर्फ 10 नंबर प्राप्त किया 100 नंबर में से। ऐसे ही 20 नंबर को प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है, 36 नंबर को प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी है, 40 नंबर को प्राप्त करने वाले इसी प्रकार से 4 विद्यार्थी है। तो इसी प्रकार से आगे अलग अलग प्रकार के नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। और हमसे यह कहा गया है कि जो विद्यार्थियों के द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मीन क्या होगा, माध्य क्या हो गया, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हम लोगों ने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इस प्रकार से सारणी बना लेंगे, इसमें कि 3 कॉलम है और बाकी पंक्तियां हैं। तो पहले कॉलम में हम प्राप्तांक लिखेंगे और उसको हम xi से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्राप्तांक यानी कि 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1, ये हो गई उसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो 1 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नहीं, 10 अंक प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी वो 1 है। ऐसे ही 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 3 है, 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 4 है। तो अलग अलग नंबर्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमने इस प्रकार से कॉलम में रिप्रेजेंट कर ली। और हमने एक तीसरे कॉलम में fi इंटू xi, fi इंटू xi क्यों किया गया, जैसे कि हम लोगों ने अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि समस्त प्रेक्षण के मानों का योग, तो समस्त प्रेक्षण के मानों का योग करने के लिए क्या करते थे हम लोग, जैसे प्रेक्षण x1 था और वो अगर x1 f1 बार आता था तो हम x1 की गुणा f1 से करते थे, ऐसे x2 की गुणा f2 से करते थे, बाद में सबको जोड़ लेते थे तो कुल प्रेक्षित मानों का योग आ जाता था। तो ऐसे ही 10 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी तो 10 की गुणा 1 से करेंगे 10 आएगा। 20 अंक प्राप्त करने वाला भी एक विद्यार्थी 20 की गुणा 1 से करेंगे 20 आएगा। 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी है, तो 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी है, तो कुल कितने अंक प्राप्त किए गए
108 अंक प्राप्त किए गए, 36 गुणा 3 कर देंगे। 40 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी है, तो चारों के द्वारा कुल कितने अंक प्राप्त किए गए, 160 प्राप्त किए गए, गुणा कर दी। तो इस प्रकार से हमने समस्त की पदों की गुणा कर ली। 50 की 3 से 150 हुआ, 56 की गुणा 2 से कराएंगे 112 होगा, 60 की गुणा 4 से कराएंगे 240 हो जाएगा, 70 की गुणा 4 से कराएंगे 280 हो जाएगा, 72 की गुणा 1 से कराएंगे 72 हो जाएगा, 80 की गुणा 1 से कराएंगे 80 हो जाएगा, 88 की गुणा 2 से कराएंगे 176 हो जाएगा, 92 की गुणा 3 से कराएंगे 276 हो जाएगा। इसी प्रकार से 92 की गुणा 3 से कराएंगे 276 हो गया था, 95 की गुणा 1 से कराएंगे 95 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने किया गया कि अलग अलग अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं के साथ अलग अलग गुणा करके बाद में हमने समस्त जो अंक आए, टोटल जो अंक प्राप्त किए गए, उन टोटल अंकों का योग किया और हमें जो अंक प्राप्त हुए 1779 प्राप्त हुए। और ये 1779 जो अंक प्राप्त हुए, ये कुल कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? 30 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। विद्यार्थियों की संख्या यानी कुल बारंबारताओं का योग, जिसको हम FI से निरूपित करते हैं, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI ने हमें दिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और सिग्मा FI इंटू XI ने क्या दिया? कुल जितने भी मानों का योग, प्रेक्षित मानों का योग। अब यहां से हम निकालना चाह रहे हैं प्राप्त अंकों का माध्य। तो प्राप्त अंकों का माध्य निकालने के लिए हम लोगों ने रिलेशन एक पढ़ा था कि जो x बार इज इक्वल टू होता है, इसको हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। तो यहां से सिग्मा FI XI का मान 1779 अपॉन 30। तो यहां से हम 1779 को 30 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वही वैल्यू हो जाएगी प्राप्त अंकों का माध्य। तो यहां से इसको डिवाइड करने पर मान जो आएगा 59.3। तो इस प्रकार से दी गई प्रॉब्लम में जो कि पूछा गया था, जैसा कि यहां पे लिखा था कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 59.3 अंक विद्यार्थियों के द्वारा एक एवरेज के रूप में माध्य जो है उसका प्राप्त किए गए। यानी प्रत्येक विद्यार्थी ने लगभग 59.3 अंक प्राप्त किए, ये उसका माध्य मान है। अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो जैसा कि सेकंड प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी जो 50 श्रमिक किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनकी दैनिक मजदूरी दी गई है और हमसे यह कहा गया है कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो हमें दैनिक मजदूरी दिखाई दे रही है वो एक वर्ग के अंतराल के रूप में दिखाई दे रही है, डायरेक्टली नहीं दी गई है कि 500 जो मजदूरी है या 500 रुपए जो कमाने वाले श्रमिक है 12 हो, ऐसा नहीं दिया गया। 500 से 520 के बीच कमाने वाले जो मजदूर है पर डे वो 12 है। 12 ऐसे मजदूर है जो 500 से 520 रुपए कमाते हैं दैनिक मजदूरी। ऐसे ही 520 से 540 के बीच जो इनकम है ये 14 मजदूरों की है जो दिन में 520 से 540 के बीच कमा पाते हैं। ऐसे ही 540 से 560 के बीच में 8 मजदूर हैं। 560 से 580 के बीच में दैनिक मजदूरी कमाने वाले 6 मजदूर। 580 से 600 के बीच दैनिक मजदूरी कमाने वाले 10 मजदूर हैं। तो इस प्रकार से हमें ये डाटा दिया गया और हमसे बोल दिया गया कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या है, कि जो औसत है वो प्रत्येक श्रमिक का औसत कितना रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पुनः हम अब यहां पर जैसे ये XI लिखा गया, अब XI क्या होता है? अगर हमें जैसे कि यहां पे दैनिक मजदूरी दी गई कि 500 से 520, तो 500 से 520 के रूप में दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले XI को निकालेंगे। और XI होता क्या है? XI यह वर्ग चिन्ह है, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए एक ऐसा बिंदु जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करता हो, पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करता हो या रिप्रेजेंटेटिव हो उसका। और इसको हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम करते क्या है कि जैसे कि वर्ग चिन्ह, इसी को मध्य बिंदु भी बोलते हैं वर्ग चिन्ह का,
तो जो ये इसका अंतराल होता है, जैसे कि 500 से 520 लिखा है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा जो कि 520 है और निचली वर्ग सीमा 500 है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 500 प्लस 520 बटा 2 से भाग कर देंगे, तो यहां से जो मान निकलेगा ये वर्ग चिन्ह का निकलेगा। वर्ग चिन्ह को ही हम बोलते हैं वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह या वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, तो वो xi से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जैसे मान आया 1120, और 1120 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो मान निकल के आया हमारा वो मान हो गया 510। तो इस प्रकार से फर्स्ट दैनिक मजदूरी का जो अंतराल था उसका जो xi है वो 510 है। अब इसी प्रकार से हम समस्त जितने भी दैनिक मजदूरियों के अंतराल है इनके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व जो करता हो ऐसा मान, वो मान हम निकालेंगे क्रमिक रूप से। तो 520 में 540 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये 1060 हो जाएगा, और 1060 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 530 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 540 में 560 को जोड़ेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। 1100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 550 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 560 में 580 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 1140, और 1140 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 570 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 580 को 600 से डिवाइड करेंगे, नहीं 580 में 600 जोड़ेंगे, जोड़ने पे हो जाएगा 1180, 1180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 590। तो इस प्रकार से हमें समस्त xi के वैल्यूज को निकाल लिया जो कि वर्ग चिन्ह या अंतराल का मध्य बिंदु है। तो प्रत्येक अंतराल के मध्य बिंदु को ज्ञात करने के बाद हमें करना क्या है, fi इंटू xi करना होता है, क्योंकि ये जो 510 है ये पूरे अंतराल 500 से 520 वाले का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे ही जो ये 550 है ये इस पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जो पूरे इस अंतराल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है इसका, या एक तरीके से इस अंतराल का मध्य बिंदु है। तो अब हमें xi की वैल्यूज पता हो गई, और हमने पढ़ रखा है कि अगर बारंबारता को xi से गुणा करके बाद में उन समस्त fi xi को ऐड कर देंगे, यानी प्रेक्षित मानों को समस्त को जब हम ऐड कर लेंगे तो सिग्मा fi xi निकल आएगा, और उसको हम सिग्मा fi से भाग करके उस माध्य को प्राप्त कर सकते हैं जो कि इसमें पूछा जा रहा है, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। तो इसके लिए गुणा कराएंगे, 12 की गुणा 510 से करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो 12 की गुणा 5 से करने पर 6120 आ जाएगा, 6120। ऐसे ही 14 की गुणा 530 से कराएंगे तो 7420 आएगा। इसी प्रकार से 550 की गुणा 8 से कराएंगे तो ये 550 की गुणा 8 से कराने पर 4400 हो जाता है। अब पुनः इसी प्रकार से 570 की गुणा 6 से कराएंगे तो ये 3420 हो जाएगा। अब 590 जो बचा है इसकी गुणा हम 10 से कराएंगे तो ये 5900 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमें प्रत्येक परीक्षित मान या प्रत्येक जो कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है दैनिक मजदूरी का, ये जो वर्ग चिन्ह है या अंतराल का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु के लिए जो मान है वो मान कितना हुआ, क्योंकि 510 कमाने वाले 12 श्रमिक है पर डे, तो उसका कुल मान कितना हो गया, 6120 हो गया। ऐसे ही 530 कमाने वाले 14 है जिसका कुल मान 7420 हो गया। तो इस प्रकार से टोटल जितने भी पर डे की मजदूरी अलग अलग अंतराल पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके अकॉर्डिंग जो मान निकले उन समस्त मानों का हम कुल एडिशन करेंगे तो सिग्मा fi xi निकलेगा। तो जो सिग्मा fi xi निकलता है 27260 हो जाता है, यानी यहां पे जो वैल्यू होगी वो 27260 हो जाएगी। इसको इधर लिख लेंगे, सिग्मा fi xi, ये रिप्रेजेंटेटिव इसका है 27260 अपान, क्योंकि फार्मूला होता है अपान में सिग्मा fi, और इसको हम लिखते हैं x बार के बराबर, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मान तो 27260 हो गया अपान सिग्मा fi। सिग्मा fi जो कि ऑलरेडी यहां पे बोला गया 50 श्रमिक है, यानी जब इनका ऐड करेंगे तो ये हमें 50 प्राप्त होने वाला है। तो अपान में 50 आ गया, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 से डिवाइड करने के बाद जो इसका मान निकल के आएगा वो 500
545.2 आ जाएगा। 545.2। यहां से इसको हम लिख सकते हैं 545.2 रुपए। ये आ गया एक्स बार, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रत्येक श्रमिक की माध्य दैनिक मजदूरी, यानी एक जो श्रमिक है एवरेज में 545.2 रुपए पर डे कमाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे और प्रॉब्लम यही रहेगी, बस उसमें हम लोग एक सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी यहां पर लिखा गया है कि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए। जब भी हम इस प्रकार की प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब भी ये प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर ये बाध्यता नहीं होगी कि किसी भी मेथड को हम अप्लाई करें, जबकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि वहां पर फिक्स कर देंगे कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा हल करो, पद विचलन विधि के द्वारा हल करो, या फिर वहां पर किसी भी मतलब मेथड को वहां पर फिक्स नहीं उन्होंने किया है, तब उस कंडीशन में हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सभी मेथड के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि किस मेथड को हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और उसको वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आई और जैसे कि हमने इसी प्रॉब्लम को लिया है और उन्होंने वहां पर मेंशन कर दिया कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा इसको सॉल्व करना है, तो उस कंडीशन में हम अदर मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग करना होगा। तो होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने वही लिया, यहाँ पर दैनिक मजदूरी जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दी गई, श्रमिकों की संख्या दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक्स आई लिखा गया, तो एक्स आई क्या था हम लोगों ने भी बताया था, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये उस अंतराल का मध्य बिंदु है या वर्ग चिन्ह है। तो 500 से 520 जो इनकम पर डे कमाते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ये मध्य बिंदु है, उस अंतराल का वर्ग चिन्ह है, जो कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 किया जाता था, यानी 500 में 520 को जोड़ के 2 से भाग करते थे। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आती थी ये 510 थी। इसी प्रकार से ये 530 हो जाएगी, अब इसी प्रकार से 540 और 560 वर्ग अंतराल के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी 550 हो जाएगी। नेक्स्ट 560 और 580 इस वर्ग अंतराल के लिए 570 हो जाएगा। और लास्ट वाले में 590 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें समस्त एक्स आई की वैल्यू पता हो गई, जो कि उस वर्ग अंतराल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका वर्ग मध्य, उस अंतराल का मध्य बिंदु है या वर्ग चिन्ह है। अब इसके बाद में एक इसमें नया टर्म जुड़ता है डी आई। अब डी आई क्या होता है और ए जो आया है ये क्या होता है, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो जो ए होता है, ए को हम बोलते हैं कल्पित मान। ए होता है कल्पित मान, यानी ये काल्पनिक है, इसको हम जो ये एक्स आई होता है, यानी एक्स आई जो रिप्रेजेंटेटिव है उस वर्ग अंतराल के, इनमें से किसी एक को हम मानते हैं ए। किसी को भी मान सकते हो, इन जो दिए हुए मान है इनमें से किसी भी एक मान को हम ए मान लेंगे, चाहे 510 को माने, 30 को माने, 550 को माने, 570 या 590, इनमें से किसी एक को कल्पित मान लिया जाता है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कल्पित मान होता है इसको बेसिकली जब भी हम प्रॉब्लम में अप्लाई करें तो उसमें ज्यादातर हम उसको मध्य वाले को लेने का प्रयास करें, जिससे कि जो वैल्यू आएगी थोड़ी छोटी होगी, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो लेंथी नहीं होगा। तो इसके लिए हमेशा इसमें मिडिल वाली वैल्यू को प्रेफर करेंगे। बाकी मानने के लिए किसी को भी माना जाए, आंसर में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, वो सेम ही रहेगा। जो उसकी माध्य औसत जो भी पूछा जा रहा है वो चीजें कभी नहीं बदलेगी। तो जैसे कि 510, 530, 550, 570 और 590, ये जो जितनी भी एक्स आई की वैल्यूज थी उनमें से हमने किसी एक वैल्यू जो कि 550 है इसको हमने ए मान लिया, यानी ये कल्पित मान हो गया। अब प्रत्येक कल्पित मान के लिए हम डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है, उस एक्स आई का ए से विचलन, यानी कल्पित मान से जो वर्ग चिन्ह है या अंतराल का जो मध्य बिंदु है, उस अंतराल के मध्य बिंदु का कल्पित मान से विचलन कितना है।
तो 550 से 510 का विचलन कितना है? विचलन कैसे निकालेंगे? xi से a को घटा देंगे, तो 510 ये xi है, इससे 550 को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है? माइनस की 40। अब सेम 530 से 550 को हटाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस की 20, माइनस 20। सेम इसी प्रकार से 550 से 550 को लेस करेंगे, 0 आ जाएगा। 570 से 550 को लेस करेंगे, 20 आएगा प्लस का। 590 से 550 को लेस करेंगे, 40 आ जाएगा। अब लास्ट में लिखा गया है FI/DI, यानी पुनः बारंबारता, श्रमिकों की संख्या। इस श्रमिकों की संख्या को इस बार जो विचलन वाले मान आए हैं प्रत्येक अंतराल के लिए उन विचलन वाले मानों के साथ गुणा कर देंगे। तो 12 की गुणा -40 से करेंगे तो माइनस का 480, 14 की गुणा -20 से करेंगे -280, इसी प्रकार से 8 की गुणा 0 से कराएंगे 0, 6 की गुणा 120 से 20 से तो 120, 10 की गुणा 40 से 400। अब समस्त मानों को जोड़ेंगे तो 480 माइनस का और माइनस का 280, तो 480 280 जोड़ने पे हो जाएगा 400 200 600 और 160 760, यानी माइनस का आ गया 760 और प्लस का हमारे पास कितना है? प्लस का हमारे पास है 120 और 400, यानी कि 520 प्लस का है। अब 760 से 520 को लेस कर देंगे तो माइनस का डाटा हमारे पास आ गया विद निगेटिव साइन और डाटा कितना बचेगा? 240। ये क्या आया? सिग्मा FI/DI, सिग्मा FI/DI। तो हमें सिग्मा FI/DI पता हो गया, -240 आया। सिग्मा FI कितना होगा? वो तो सेम वही रहेगा जितने मजदूरों की संख्या है, 50। अब देखो यहां से हमें माध्य निकालना है, उनकी औसत मजदूरी जो है दैनिक, उसका माध्य क्या होगा? श्रमिकों के द्वारा जो पर डे इनकम है उसका एवरेज। तो हमें सिग्मा FI/DI पता हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे जो विचलन द्वारा प्राप्त सिग्मा FI/DI है, तो यानी विचलित मान का माध्य। ये जो D बार है ये विचलित मान का माध्य होगा, क्योंकि सिग्मा FI/DI है तो सिग्मा FI जब XI होता था तो X बार लिखते थे, सिग्मा FI/DI है तो यहां पर D बार लिखेंगे, और D बार यानी कि विचलित मानों का माध्य। हमें अभी ये इनकम का माध्य नहीं, हमें ये विचलित मानों का माध्य भी पता चलेगा। तो इसको लिखेंगे D बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। अब इसके बाद में DI की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां पर जो DI है इसके स्थान पर DI की जो वैल्यू उसको रिप्लेस कर देंगे, और DI बराबर होता है कितना है? XI माइनस A। तो जहां पर DI है जो विचलित मान है उसकी जगह पर हम इसको अप्लाई करेंगे और फार्मूले को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे D बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/DI का मान यानी XI माइनस का A पूरे के बटे सिग्मा FI। अब इसके बाद में D बार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा FI/XI माइनस सिग्मा FI इंटू A, अपान में अलग अलग इसको लिख लेंगे सिग्मा FI, इसके भी अपान में सिग्मा FI। सिग्मा FI कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रूप है
ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बार के। तो यहां से लिखा जाएगा डी बार, इसको लिखेंगे डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। अब एक्स बार हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्स बार बराबर आ जाएगा फार्मूला डी बार एक्स बार इज इक्वल टू प्लस ए। अब इसके बाद में डी बार की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू डी बार यानी सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई प्लस ए। अब यहां से सिग्मा एफ आई डी आई का मान जो हमने निकाला था यानी माइनस 240 और बटे 50, माइनस 240 बटा 50 लिखेंगे, 240 बटा 50 और प्लस ए जो हमने कल्पित मान माना था 550। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 2 24 को भाग करेंगे 4.8 आ जाएगा। और सॉल्व करने पे जो डाटा आया 545.2 एक्स बार, यानी कि जो श्रमिक है उनकी जो मजदूरी निकल के आई वो मजदूरी 545.2 निकल के आई। और हम लोगों ने जो पहले इसको सॉल्व किया था वहां पर भी सेम मान आया था, तो वही बताया जा रहा है कि किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन हमें सभी प्रोसेस को समझना है, क्योंकि वहां पर जो प्रॉब्लम आएगी उसमें लिखा हो सकता है कि कल्पित माध्य विधि से हल करो, पद विचलन विधि से हल करो, या फिर किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वहां पर कोई भी विधि कंपलसरी रूप में नहीं दी गई होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पद विचलन विधि के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसको किस प्रकार से अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।